भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर, भारत के अंदर 1951 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम मान्यवर 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। परंतु धर्म के आधार पर अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना। मान्यवर, इसलिए अब मैं फिर से आर्टिकल 14 पर आता हूं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार संसद को कानून बनाने से, समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती। मैं मानता हूं, मगर ये कोई क्लास के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता। मान्यवर, अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते आर्टिकल 14 जरूर सामने रास्ते में आता। सिर्फ हिंदुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 जरूर इसका वायोलेशन होता। सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायोलेशन होगा। मगर एक प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून करते हैं तो आर्टिकल 14 कहीं पर। और मान्यवर, कई सारे ऐसे कानून हैं, ये सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे जवाब दे। अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे कानून बना है अभी? तो ये बात में तो बैठ जाइए, मैं बताता हूं, बैठ जाइए, बैठे ना। ओवैसी जी, एक मिनट बैठिए ना। तो वो आर्टिकल 14 को वायोलेट नहीं करती है? क्यों नहीं करता है? वो भी करेगा। मान्यवर, मुझे रक्षण देना चाहिए। मैंने सबको सुना है, मुझे सुनना चाहिए इन लोगों को। कल्याण बनर्जी नौटंकी बैठ जाइए। कल्याण बनर्जी बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये बिल आप बैठ जाइए। नहीं, ऐसे नहीं बैठाना पड़ेगा मान्यवर, ऐसे भाषण नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जो बिल है वो किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है। केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति ये बिल एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है जो ये 3 देशों के अंदर प्रताड़ित है। और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी, वो शरण में आता है। मानिए, वो घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो भाग कर आया है।
वो वहां से भाग कर आया है हमारी शरण में मान्यवर। वो उसको घुसपैठे का स्टेटस हम नहीं दे सकते मान्यवर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अध्यक्ष बताएंगे का जवाब सुनो। माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप पूरा जवाब सुनो, बीच बीच में टोका टोकी नहीं किए कोई। और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को कहता हूं, किसी भी माननीय सदस्य को बैठे बैठे वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है। अब माननीय सदस्य आसन की बिना परमिशन के खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। चलो, हाँ हो माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी जो अनुमति देंगे वो सारे सवालों के जवाब मेरे भाषण के बाद भी दूंगा। कृपया मेरे भाषण में आप मुझे बोलने दीजिए। बाद में आप सवाल पूछे दादा, बीच में खड़े मत हो। तो ये बिल ना आर्टिकल 14, ना 21, ना 25 किसी का वायोलेशन करता है मान्यवर। ये पूर्ण रूप से संविधान की दृष्टि से ये बिल ठीक है। अपने मनीष जी ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज और यूएन प्रोटोकॉल ऑन रेफ्यूजीज 51 और 67 का हमने साइन किया है। हमने कभी साइन नहीं किया है। आपकी तो क्या बोले? नहीं, वो ठीक है, मगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। और शशि थरूर जी ने कहा, मैं फिर से श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूं। ये सरकार मानती है कि कोई रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हमारा कानून पर्याप्त है। भारत सरकार तय करे वो सारे रेफ्यूजी को शरण दें। कोई रेफ्यूजी की जरूरत, पॉलिसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया कि पारसी गुजरात के किनारे आए, एक दूध का ग्लास भेजा राजा ने, उन्होंने अंदर शक्कर डाली और उन्होंने कहा कि हम घुल मिल कर रह जाइए, ये हमारी परंपरा है। पारसी को स्वीकार लिया। मनीष जी भूल गए, पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे, वैसे नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, उनका धर्म, पारसी धर्म अस्तित्व में खतरे में आया, तब भारत ने शरण दी थी। और आज भी जो जिनको धर्म खतरे में आया, जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था, वो आए, उन्हीं को हम शरण दे रहे हैं। मनीष जी, आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने किया, कहा भाई, नहीं, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा मान्यवर। ये खता हम नहीं करने वाले। ये खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न ले, उसका धर्म बचाने के लिए यहाँ ना पड़े और हम न ले, हम उसको नागरिकता दे, ये गलती हम नहीं कर सकते मान्यवर। हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 नेशन थ्योरी श्री सावरकर की थी या नहीं थी, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता। मगर जिन्ना साहब ने जब 2 नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रसारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया?
रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं? तो किसने साइन किया? मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर, मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मान्यवर, बाद में पूछो। मान्यवर, आप मान्यवर दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं, और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है? बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। और मान्यवर, उन्होंने कहा श्रीलंका के लोगों को क्यों नहीं दिया? मैंने सुबह भी जब पुनर्स्थापन के वक्त विरोध आया था तब कहा था कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से नागरिकता दी गई है। जैसे विभाजन के बाद सभी को दी गई, जो आए वो सभी को दी गई। 71 में बांग्लादेश से आए दी गई, दंडकारण्य में 1959 में जो बांग्लादेश से आए दी, तमिलनाडु के जो भाई लंका से आए उसको भी दी गई। 3 लाख लोगों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि के साथ श्रीलंका की नागरिकता लाल बहादुर शास्त्री और बंडार नायक के बीच 64 में जो समझौता हुआ, ये एक सेकंड, मैं वो वहां से नहीं, मैं यही कह रहा हूं तो इसमें भी प्लीज, इसमें भी एग्रीमेंट था भाई, इसमें भी एग्रीमेंट था। बैठे, उसके बाद में भारत सरकार 5.25 लाख लोगों की वृद्धि के साथ 1979 में दी। उसके बाद शेष रह गए 1.5 लाख लोगों को सरकार के समझौते के तहत या तो वहां जाए या तो वहां जाए ऑप्शन दिया। 75,000 लोग वहां गए, 75,000 लोग यहां आए। ये जब नागरिकता दी लंकन तमिलों को, तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी। युगांडा से जब आए तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी, अफगानिस्तान वालों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी। हर बार जो किया वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम। पहले मुझे सुन लो ना भाई, आपको बाद में पूछेगा। मान्यवर, जब भी नागरिकता के बारे में कोई इंटरवेंशन हुआ है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है। युगांडा के लिए जब नागरिकता दी तब देश भर से, दुनिया भर से आए सारे लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, सिर्फ युगांडा से जो भारतीय आए थी। इसलिए इस बार ये 3 देशों से जो धार्मिक लघुमती आई है, इसको नागरिकता दी है। किसी को भी नागरिकता न देने का कोई इसमें दुर्भावना नहीं है, ना तमिलों को है ना लंका से आए हुए शरणार्थियों को, क्योंकि ये एक 3 देशों के जो धार्मिक शरणार्थी आए हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये लेकर आए, इसलिए हो रहा है। तो इसको भी मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। एक उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी की व्याख्या बहुत संकुचित है। मान्यवर, हमारी माइनॉरिटी की व्याख्या संकुचित नहीं है। दयानिधि मारन साहब, शायद मेरा हिंदी में वक्तव्य होता है तो ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई होगी। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ के माइनॉरिटी की बात ही नहीं करता। ये पूरा विधेयक वो 3 देशों में जो धार्मिक माइनॉरिटी है, इसके लिए हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। और ये सनातन सत्य है, वो 3 देशों के संविधान के हिसाब से सत्य है कि वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। इसको कैसे झुठलाया जा सकता है? जब बांग्लादेश, सुनिए, बाद में पूछे साहब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटी की बात करेंगे, तीनों राज्यों का धर्म जब इस्लाम होगा तो वहां इस्लामिक लोग कैसे, इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनॉरिटी हो सकते हैं?
हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। वहां के संविधान का प्रोविजन ऐसा है जो मुस्लिमों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता है, इसलिए नहीं। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं। और यहाँ चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है मान्य। वहां पर जो वहां की स्थिति है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट, मान्यवर, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में डर है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में कोई डर की भावना नहीं है तो भी आपके वक्तव्य से थोड़ा बहुत खड़ा भी हुआ होगा, तो मैं मेरे सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री प्रॉब्लम है क्या आपको? माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता, समान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया। उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले। नहीं, मैंने पहली बार सुना है, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले इन्होंने, इसलिए बोले ना, इन्हें कहा ना मैंने पहली बार सुना भैया। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी। आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाएं, बैठ जाओ मत। नो प्लीज। मान्यवर ये गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। मान्यवर, मैंने तो टीएमसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं माननीय सदस्य प्लीज